हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छे होंगे आप लोग। टॉपिक आप लोगों का चल रहा था चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हेडिंग लगा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहां पर। और आज का लेक्चर नंबर जो हम लोग करेंगे वो लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 4। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो चैप्टर है 11th क्लास के लिए, और सारे के सारे कंटेंट हम लोग लेकर के चलते हैं नीट एंड जेई लेवल के लिए। ठीक है बेटा, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये, राइट। चलिए, तो आपका मेंटर, आपका साथी और आपका टीचर इब्राहिम सर, चलिए फटाफट शुरू हो जाइए और कॉपी निकालिए, कलम निकालिए, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए और मेरे साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, आज हम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक इसमें लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करें डाल्टन थ्योरी से। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्लैंक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, वेव नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां से न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। चलो, तो हेडिंग लगाओ सबसे पहले डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन ने क्या कहा था कि दुनिया के जितने सारे कोई भी चीज बना हुआ होता है, सारे के सारे पार्टिकल्स जो बने होते हैं टीनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, एक ही तरह के पार्टिकल्स के बने होते हैं। और जो सबसे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, इस टीनी पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख जाना है। डेफिनेशन लिख जाओ। Definition: all matters are made up of teeny particles। दुनिया के जितने सारे मैटर्स हैं, मैटर्स किसे कहते हैं? जिसमें वजन होता है और जो जगह छेकने का काम करता है, इसको मैटर कहते हैं। ठीक है, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये क्या नाम देते हैं इसको? नेम एज एटम्स। इसको एटम्स कहते हैं। मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स का नाम जो डाल्टन ने रखा था वो एटम्स रखा था। ठीक है बच्चे लोग, तो पहली बात तो ये किया था इन्होंने, ये फर्स्ट पॉइंट में हो जाएगा। और दूसरी बात, बहुत ही अच्छी तरह से तुम लोग जानते हो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। डाल्टन्स ने सबसे पहले इस बात को बतला दिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट में एटम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो दो बातें डाल्टन के हिसाब से याद रखना। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। नेम एज एटम्स, इसको एटम्स कहते हैं। एटम्स टेक पार्ट, टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सेदारी निभाना, भाग लेना। ये भाग लेते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, चलो इतना नोट करो फटाफट। चलो आगे हेडिंग लगाओ। जिस एटम के बारे में बतलाया था डाल्टन्स ने, एटम बोल करके छोड़ दिया था। एटम्स को हिंदी में परमाणु कहते हैं, मतलब इसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बट इसको आगे चल कर करके विभाजित किया गया तीन पार्ट में। इसको बांटा गया। इलेक्ट्रॉन में,
प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो दिखलाया जाता है, सिंबल दिया जाता है, ई लिखते हैं, इसको स्मॉल पी से, इसको स्मॉल एन से लिखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज जो होता है, इसके ऊपर चार्ज दिखलाया गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर चार्ज जो होते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड दिस इज चार्जलेस। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन जो होते हैं ये चार्जलेस होते हैं। ठीक है, ओके, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो शो करता है अपने आप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अपने आप ऊपर जो शो करता है प्रोटॉन, इसके ऊपर होते हैं, बिल्कुल डिस्कवरी से ये पता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होते हैं इसके ऊपर, इसलिए इसको चार्जलेस बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लें, मास की बात कर लें। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक, इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। इस बात से ये पता चला कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन के जो मास होते हैं लगभग दोनों बराबर होते हैं। ये लगभग बराबर का साइन है, ये प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग ये बराबर होते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन को शो करने का जो तरीका होता है -1 और इसके जो मास होते हैं लगभग नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, मास बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है इसका। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 1/1840, एक में 1840 से डिवाइड करोगे तभी आएगा। ओके, प्रोटॉन को जो शो करने का काम करते हैं ये हाइड्रोजन की तरह ये शो करते हैं 1-1, इस तरह से शो किया जाता है। हाइड्रोजन के एटम बराबर होते हैं, प्रोटॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, और न्यूट्रॉन को जो शो किया जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं ये जीरो चार्ज होते हैं और इसका मास जो होता है इसको 1 से शो करने का काम करते हैं, तो इस तरह से इसको दिखलाया जाता है। दैट मीन्स प्रोटॉन को जो दिखलाएंगे 1-1 इस तरह से दिखलाने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, ये H+ आयन के बराबर होते हैं, ऐसे करके लिख लो, ज्यादा बेटर होगा, H+। ठीक है, चलो तो इसको नोट करो फटाफट। इलेक्ट्रॉन्स को जो दिखलाते हैं 2D में ही, इस तरह से इसको दिखलाया जाता है। हेडिंग यहां पर लगा लेंगे, वेवलेंथ। वेवलेंथ ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। ये जो उठा हुआ रहता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। एंड दिस इज क्रेस्ट। इसको बोलते हैं टफ, इसको टफ बोलते हैं। यहां से लेकर करके यहां तक के पूरे डिस्टेंस को एक एम्पलीट्यूड को दिखलाता है, एक एम्पलीट्यूड को दिखलाता है और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको लैम्डा से दिखलाने का काम करते हैं। या तो फिर यहां से लेकर करके यहां तक की दूरी को, ठीक है, इस दूरी को दिखलाने का काम करते हैं। ये वेवलेंथ पूरा हो गया, सॉरी, और ये यहां से लेकर के यहां तक एक एम्पलीट्यूड इसके होते हैं। ये वाला पार्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है, जो उठा हुआ है, उठा वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्रेस्ट बोलते हैं। उठा वाला पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर दो टप के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक,
या फिर यहां से लेकर के यहां तक के जो डिस्टेंस होते हैं इसको एक वेवलेंथ कहते हैं। तो लिख लेंगे द डिस्टेंस, पूरा यहां से लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टफ is called wavelength. That is distance between two regular crest और tough is called wavelength. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एक वेवलेंथ कहते हैं, या फिर यहां से यहां तक के वेवलेंथ कहते हैं, या फिर ये डिस्टेंस को यहां से यहां तक ये दिखलाने का काम करे, इसको भी वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दो के बीच में यहां से यहां तक की दूरी होगा, क्रेस्ट के बीच में, यहां से यहां तक के टप के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेवलेंथ कहते हैं। इसको जो दिखलाते हैं हम लोग, वेवलेंथ का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। इसको लेकर के जाएगा सेंटीमीटर में, सीजीएस में तो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर मिलीमीटर। इन सारी चीजों के बारे में आपको आगे लिखाया जा चुका है। जैसे मान लीजिए कि 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो क्या पढ़ते हैं इसको? 10⁻³ मीटर। एक मान लिया कि माइक्रोमीटर दिया हुआ है, 10⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर दिया हुआ है, 10⁻9 मीटर। एक पिकोमीटर दिया हुआ है, 10⁻12 मीटर। एक फर्मीमीटर दिया हुआ है, तो 10⁻15 मीटर। इसको याद रखोगे न्यूमेरिकल के लिए। चलो नोट करो इसको फटाफट। इसके इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखलाने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस डायरेक्शन में जो दिखलाते हैं, इस पूरे पार्ट में जो दिखलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को दिखलाने के लिए B से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अगर वेव चल रहा है इस तरह से, इलेक्ट्रॉन के इस तरह से वेव अगर चल रहे हैं इस तरह से, तो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इधर अप डायरेक्शन में इसको दिखलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जो दिखलाने का काम करते हैं, जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखलाते हैं। ठीक है, नोट कर ले इतना। चलो वेवलेंथ को रख लेना दो सॉरी वेवलेंथ को रख लेना 2 नंबर में। 3 नंबर में हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। 3 नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख जाना है। डेफिनेशन इट इज नंबर ऑफ
It is the number of waves passing through a point per second. ऐसे लिख दो यहां पर, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। पर सेकेंड में किसी भी पॉइंट से पर सेकेंड में कितना वेव्स गुजर रहा है, कितना वेव्स इससे पास कर रहा है, किसी भी पॉइंट से कितना नंबर ऑफ वेव्स पास कर रहे हैं पर सेकेंड, हर सेकेंड में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। न्यू को दिखलाते हैं, इसको पढ़ते हैं न्यू को दिखलाते हैं इसको हम लोग, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमडा जैसा कि जान रहे हो, दिस इज वेव लेंथ। क्या है ये वेव लेंथ है ये। ठीक है बच्चे लोग, क्योंकि क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, वेलोसिटी ऑफ लाइट का हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड, और लेमडा को हम लोग दिखलाते हैं मीटर से। ये मीटर से मीटर कट गया, दैट मीन्स कितना आया, ये सेकेंड इनवर्स। देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ, ओहो बड़ा गंदा लिखता है यार, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है सेकंड इनवर्स, या फिर इसको बोलते हैं हर्ट्ज। याद रहेगा, हर्ट्ज बोलते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स लेते हैं इसको, या फिर इसको लेते हैं साइकिल, नीचे लिख देते हैं और करके यहां पर नीचे लिख देते हैं साइकिल पर सेकंड। ओहो, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, दिख रहा है, और कर दो इसको। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी को, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। पर सेकंड में जिस पॉइंट से कितना वेव गुजर रहा है, इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट सेकंड इनवर्स होता है, या फिर हर्ट्ज होता है, या फिर साइकिल पर सेकंड होते हैं। ठीक है, नोट करो इतना। चलो 4 नंबर हेडिंग लगाओ, वेव नंबर को दिखलाते हैं न्यू बार से। इसका होता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स passing through per unit to सेंटीमीटर। पर यूनिट सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, चलो ले लेते हैं यहां से यहां तक के, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस 1 सेंटीमीटर में कितना वेव्स गुजर पाया है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में कितना वेव गुजर पाया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर। ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू होता है या तो फिर मीटर इनवर्स में, इसका उल्टा, या फिर सेंटीमीटर इनवर्स में। इसके 2 यूनिट होते हैं, याद रहेगा। ओके, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट frequency of a wave
which wavelength is 3 एंगस्ट्रम, 3 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव, एक वेव का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 3 एंगस्ट्रम। क्या पढ़े हो, न्यू इज इक्वल टू सी लेमडा, ठीक है, सी वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लेमडा इज इक्वल टू दिया हुआ 3 एंगस्ट्रम, मल्टीप्लाई करें इसको 10⁻10 मीटर। ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10⁸ ऊपर ये जाएगा, हो जाएगा +10, और सिर्फ बचेंगे सेकंड इनवर्स, दैट मीन्स 10⁻18 सेकंड इनवर्स, या फिर 10⁻18 दिख रहा है, ओके, कट रहा है यहाँ पर बगल में लिख देते हैं 10⁻18 सेकंड इनवर्स, या नहीं तो फिर 10⁻18 हर्ट्ज, ठीक है, तो ये आ जाएगा, नोट कर ले। चलो आगे हम लोग देखते हैं डुअल नेचर ऑफ वेव, वेव का डुअल नेचर, या फिर लाइट का डुअल नेचर। सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो लाइट होते हैं वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, पार्टिकल्स फॉर्म में। बात के रिसर्च से ये पता चला कि नहीं, ये वेव फॉर्म में होते हैं। वेव के फॉर्म में जब लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टर और कौन कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग कुछ जानते भी हो, फिजिक्स में आप लोग कुछ पढ़े भी होंगे, ठीक है। इसमें होता है वेव नेचर में इंटरफेरेंस के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। और क्या पढ़े हो, डिफ्रैक्शन के बारे में, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर पढ़ेंगे आप लोग 12th क्लास में, इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में, ओके। उसी तरह से जो पार्टिकल नेचर की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, इसमें पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, जो कि पार्टिकल नेचर को दिखलाने का काम करता है, ये बतलाने का काम करता है। और भी लिख सकते हैं उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीजों के बारे में तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ये सब फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे और वहां पर देखने का काम करेंगे हम लोग 12th क्लास में। हेडिंग कुछ इस तरह से, लाइट मान लिया कि किसी भी सरफेस पर आ रहा है और कुछ इसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इसको वापस कर देता है, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किसको कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन? किसी भी सरफेस पर जब वो लाइट उसमें पड़ रहा होता है तो सारे के सारे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस पूरे बॉडी को क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो लिख जाएंगे इसमें आप लोग। सबसे पहले तो इट शोज, कौन सा नेचर को शो कर रहा है? इट शोज पार्टिकल नेचर, इट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यह लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करने का काम कर रहा है, करता है। पार्टिकल का, ये किसी लाइट के पार्टिकल्स नेचर को शो करने का काम करता है। कौन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ओके।
दैट मीन्स radiation from ब्लैक बॉडी, चलो दिखेगा, हट जाते हैं। रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी से मतलब लाइट पड़ने के बाद में कितना उसको रेडिएट कर देता है, कितना उसको वापस कर देने का काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर पड़ा, लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रहा है, इसका लाइट का इंसिडेंट हो रहा है, और कितना उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ये कितना एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में कितना इसको वापस कर देता है। तो बोलते हैं रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी से रेडिएट होकर के कितना इसमें से लाइट वापस हो रहे हैं। ये पार्टिकल नेचर को शो करने का काम करता है। इसीलिए कह सकते हो ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर, ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन एब्जॉर्बर होते हैं, जो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेने का काम करता है। ठीक है, ओके राइट। या नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि लाइट जो उसके ऊपर किसी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, उसको कितना वो वापस कर देता है वो। और इमीटर ऑफ द लाइट, और इमीटर ऑफ द लाइट, कट रहा है क्या? चलो ऊपर लिख देते हैं। परफेक्ट ऑब्जर्वर और इमीटर ऑफ द लाइट, इसी में जोड़ लेना इसको, इस पार्ट को इसमें जोड़ लेना नीचे में। ठीक है, नोट करो इसको। जैसे बात को आप ऐसे समझो कि एक बॉडी है, इसे किसी होल से लाइट इसमें आ रहा है, मूव किया यहाँ पर, फिर जाकर के टकराया इस तरह से, फिर ऐसे मान लीजिए टकराया, फिर ऐसे टकराया, फिर इस तरह से टकराया, फिर इस तरह से टकराया, फिर इस तरह से टकराया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब लाइट बाहर से आने के बाद में, किसी बॉडी में प्रवेश करने के बाद, एंट्री करने के बाद में, उसी में चारों तरफ में मूव कर करके रह जाए, तो एक ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी कहते हैं। काफी बढ़िया ऑब्जर्वर होता है ये। या नहीं तो फिर एक ऐसा बॉडी हो जिसके ऊपर लाइट पड़े, और लाइट पड़ने के बाद पूरे के पूरे क्या करे, उसको इमिट कर देने का काम करे। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। ग्राफ से इसको इस तरह से हम लोग दिखलाते हैं, इस पार्ट में दिखलाने का काम करते हैं हम लोग। इंटेंसिटी को इधर दिखलाते हैं, वेवलेंथ को लैम्डा को दिखलाते हैं। मान लीजिए ग्राफ इस तरह से जा रहा है, एक कर्व मान लीजिए इस तरह से जा रहा है, T1 है, T2 है। ठीक है, इस तरह से वेव इसके यहाँ पर से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा टाइम लेते हुए जा रहा है ये, और ये तेजी से गुजर गया है। T2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1। ठीक है, नोट करें। तब इसके बाद थ्योरी दिया गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले तो लाइट के बारे में यह मान्यता था, कि अर्थ पर जो आता है ये बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में आता है, और ये इस तरह से चले आते हैं, एक डायरेक्शन में आता है, बिल्कुल सीधे पृथ्वी पर आकर के गिरने का काम करता है। बात की थ्योरी से प्लैंक्स ने इस बात को साबित किया, और ये प्रूव किया, डिस्कवरी किया कि नहीं, अर्थ पर जो लाइट आते हैं वो टूट करके आते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में आते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस वे में आते हैं।
लगातार ये नहीं आते हैं, ठीक है। इस डिस्क्रीट फॉर्म का नाम प्लैंक्स ने रखा था क्वांटा, जो कि क्वांटम का क्या होता है, प्लुरल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट it is assumed that light comes on the earth in a continuous way, लगातार आते हैं। After Planck's की डिस्कवरी से ये मालूम हुआ that light comes on the earth in discontinuous way, or discrete form, टूट कर करके आते हैं, ठीक है। नो डिस्क्रीट फॉर्म टूट कर करके आने का काम करता है लाइट, अचानक ये नहीं आते हैं। ये जो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होते हैं, इसी का नाम रखा गया क्वांटा। क्या बोला गया इसको? क्वांटा बोला गया, ठीक है बच्चे लोग। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बाद में फिर प्लैंक्स ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is in the form of packet of energy. क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं? एनर्जी का एक पैकेट होता है, ठीक है। इसी पैकेट का नाम क्या दिया इन्होंने? क्वांटा रखा। दैट मीन्स डिस्क्रीट फॉर्म होते हैं, यहां पर लिख चुके हैं। दैट इज क्वांटा और डिस्क्रीट फॉर्म। चलो बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। नोट करो इसको, ठीक है बेटा। प्लैंक्स ने क्या कहा आगे? क्वांटा ऑफ विजिबल लाइट is called photon। क्वांटा विजिबल लाइट के क्वांटा को, पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहा? फोटोन। और एक को रिलेशन दिया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी का, E फॉर एनर्जी एंड न्यू इज इक्वल टू, ये फ्रीक्वेंसी है, QUENCY, फ्रीक्वेंसी है ये, राइट। इसके बीच में एक रिलेशन लिया प्रोपोर्शनल को तोड़ कर करके, H न्यू इज इक्वल टू H न्यू, जिसमें H को इन्होंने कहा अपने ही नाम पर रख दिया प्लैंक्स कांस्टेंट। H को अपने ही नाम पर रख दिया तो इन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एज का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। याद रखना है इसको,
न्यूमेरिकल में काम आएगा ये पुट करने के लिए। वैसे हो सकता है कि न्यूमेरिकल जब दिया रहे तो वहां पर साइड में दिया हुआ हो सकता है, बट एज का ये वैल्यू होता है, याद रखेंगे इतना। दिस इज एनर्जी ऑफ क्वांटा और स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। इसका नाम दिया क्वांटम प्लैंक्स ने, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ रही है, नोट कर लो। चलो बेटा आगे बढ़े हम लोग। प्लैंक्स ने कहा इफ लाइट कंसिस्ट इन क्वांटा और पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स फोटोन, फोटोन के फॉर्म में ये रहे। फॉर्मूला क्या दिया था, ए जी इक्वल टू एच न्यू। एन क्या बतलाता है यहाँ पर, इंटीजर्स को। इंटीजर्स जब भी होंगे एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 कंप्लीट फॉर्म में होगा। ये कभी भी पॉइंट भी नहीं होगा, इंटीजर कभी भी पॉइंट भी नहीं होते हैं। दैट इज, यहाँ से फॉर्मूला क्या आया, E इज इक्वल टू एन एच डी यू, इज इक्वल टू एन एच डी यू। ओके राइट। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटोन। एन इज द नंबर ऑफ फोटोन। क्या है ये, नंबर ऑफ फोटोन है ये। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है। ओके, calculate energy emitted from a bulb। एक बल्ब से एनर्जी निकल रही है, इमिट कर रहा है। if frequency of light emitted is 10 to the power 15 hertz। कैलकुलेट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ बल्ब, कितना एनर्जी निकल रहा है। If frequency of light emitted 10 to the power 15 hertz and number of photon emitted is 10 to the power 10। चलो फार्मूला लगाओ, since E is equal to NH nu, E इज इक्वल टू एन, कितना दिया हुआ है ये, फोटोन, 10 टू दी पावर 10। एच के वैल्यू जानते हो 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34, और फ्रीक्वेंसी के वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है ये 10 टू दी पावर 15। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.6, 10 का पावर यहाँ पर कितना किया, 10 किया, ठीक है, -34 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर दो यहाँ पर। इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर 15 और 10 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -34। दैट मीन्स E इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा, 9। और एनर्जी को लिखते हैं यहाँ पर जूल में, कितना जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू लोग।
चलो नोट कर लें। अगर कैलोरी में पूछ दिया तो एक कैलोरी बराबर 4.8 जूल कितना होता है, याद रखना इसको। 4.18 ऐसे होता है। ओके, नोट करो इसको। चलिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड करना है, दैट इज आपको एन फाइंड करना है। इमिटेड इन 10 सेकेंड, टाइम दिया गया है 10 सेकंड का टाइम दिया गया है। बाई 100 वाट बल्ब, कितना का बल्ब दिया गया है, 100 वाट बल्ब दिया गया है। ठीक है, 100 वाट मतलब 100 वाट मतलब हो गया 100 जूल पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड मतलब एक सेकंड में 100 जूल। तो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा 1000 जूल। एनर्जी इज इक्वल टू पढ़े हो NH न्यू, E इज इक्वल टू NH, न्यू इज इक्वल टू कितना C बाई लेमडा। एनर्जी कितना हो गया 100 जूल। एन तो आपसे पूछा गया है और H का वैल्यू कितना होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल सेकंड होते हैं। एंड सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लेमडा यहां पर दिया गया है, लेमडा इज इक्वल टू वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 3000 गुने 10 टू दी पावर -10 मीटर। ये हो गया 3000 गुने 10 टू दी पावर -10 मीटर। एन इज इक्वल टू, एन आपको फाइंड करना है, कितना हो जाएगा ये 1000 में गुना करो 3000 गुने 10 टू दी पावर -10 से अपोन में कितना आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ठीक है, चलो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये एन का वैल्यू पता चल जाएगा। ये आ जाएगा 1/6.6 इंटू 10 टू दी पावर, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेट ही करना है। यहाँ 3 से 3 ये भी कट जाएंगे, ये 10 टू दी पावर 20 आ जाएगा इतना। नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, चलो नोट कर लो। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छे ढंग से इसका नोट्स बना लेना और इस पर मंथन करना। जितनी सारी बातें पढ़ाए हैं एक एक पॉइंट पर गौर करने की ज़रूरत है। इसके अगले टॉपिक में, अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। एक यूनिट है और इस यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कशन किया गया है और इस पर न्यूमेरिकल करवाया गया है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय।